That was definitely reassuring. Well, once again, it's time to get a little musical, to change the gears and move on to the next one. This next one is titled as A Life in Music, Reminiscence of a Master. This is a very special one that we have by Ustad Amjad Ali Khan Ji, where he shares his memories of his father, growing up years, and he also reflects upon his long-drawn life as an Indian classical musician. Ustad Amjad Ali Khan Sahab, the internationally renowned Indian classical sarod player. Ustad Amjad Ali Khan Sahab is one of India's most talented musicians. Khan Sahab's musical heritage combines his illustrious family heritage of sarod playing with the tradition of instrumental music from Tansen and his disciples. He is the 6th generation sarod player in his family, and his ancestors have developed and shaped the instrument over 200 years. Ustad Amjad Ali Khan Ji is a recipient of the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. Here we go. Earth 2021, presented by Z Group. I am very happy that Mr. Vikram Sampath has been roped in as a co-director, and he is a famous historian and author also. So I would like to share my thoughts, my memories first of all, I would like to say about my own guru, my father, Ustad Hafiz Ali Khan Sahab of Gwalior. He was a very kind, compassionate, saintly human being. वो हमेशा कहते थे क्लासिकल म्यूज़िक ये फ़कीरों का काम है और या बादशाह का काम है, यानी बादशाह को भी किसी की परवाह नहीं है और फ़कीर को भी किसी की परवाह नहीं है, जो दे दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। साधना का काम है और one has to surrender totally. If you want to learn classical music, you have to surrender yourself to God and the Guru. And never ask about your future, never ask what will happen tomorrow. Because we surrender our tomorrow to the Guru and to the God. तो हमेशा मैं उनको अब्बा कहता था, अब्बा साहब, वो हमेशा कहते थे कि बड़ों की इज़्ज़त करो और छोटों को इनकरेज करो। तो इसीलिए शायद हमारा परिवार ये पहला संगीतकारों का परिवार है जिन्होंने दूसरे कलाकारों को अवार्ड देना शुरू करा, सम्मान देना शुरू करा। बरसी तो होती थी, यानी हिस्टोरिकली कोई भी संगीतकार जब गुज़र जाता है तो फ़ौरन उसके फॉलोअर्स, उसकी औलादें या शागिर्द फ़ौरन बरसी करना शुरू कर देते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट इन मेमोरी ऑफ द गुरु। तो उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट, परफॉर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो अवार्ड अब्बा के नाम से जो हमने शुरू करा, हाफिज़ अली ख़ान अवार्ड, तो वो तबला प्लेयर्स से शुरू करा गया। अब और उस ज़माने के ये 3 तबला प्लेयर, पंडित किशन महाराज, पंडित शामता प्रसाद जिनको गुदई महाराज भी कहते थे, और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, यानी देवर 3 मूर्ति जिसको कह सकते हैं आप। देवर सो फेमस। ये 2 तबला वादक बनारस के थे, कबीर चौरा, एक ही एरिया में, एक ही मोहल्ले में रहते थे। और उस्ताद अल्लाह रखा खान कुरैशी उनका सरनेम था, वो मुंबई में रहते थे। मेरे बचपन के
बहुत सारे कॉन्सर्ट्स बचपन से बनारस के दोनों तबला वादकों ने मेरे साथ बजाया, मुझे इनकरेज किया। और ये इतने फेमस थे कि ये लोग जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे पटना में, जैसे दुर्गा पूजा पे बहुत सारे, पूरे बिहार में दुर्गा पूजा बहुत मनाई जाती थी, तो इन तीनों तबला वादक को सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स बुक करते थे। उसके बाद फिर कोई सरोद प्लेयर, कोई सितार प्लेयर, कोई कथक डांसर, कोई ये, बाद में और संगीतकारों का चुनाव होता था, प्लानिंग होती थी। तो हाफिज़ अली खान अवार्ड किशन महाराज का हुआ दिल्ली में सेरेमनी, और पंडित श्यामता प्रसाद जी का कोलकाता में हुआ, और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब का मुंबई में हुआ। तो मुझे याद आ रहा है कि पंडित श्यामता प्रसाद जी, वो वीडियो है हमारे पास रिकॉर्डिंग, बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि तबला वादकों को पहले लोग थोड़े प्रॉपर इज्जत नहीं देते थे, संगतकार समझते थे और उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता था, और हर सरोद प्लेयर या सितार प्लेयर या गायक इस कोशिश में रहते थे तबला वादक को बेइज्जत कर दिया जाए। तो ऐसा बोला उन्होंने, पंडित जी ने। और फिर उनको हमारे पिताजी की याद आई, कहने लगे कि इतने बड़ा कलाकार के नाम का ये अवार्ड उनको मिल रहा है। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट हो रहा था, और उस कॉन्सर्ट में शांता प्रसाद जी यंग थे, और उन्होंने कहा भाई गुदई तुम हमारे साथ बजाओगे। तो कहते मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो इनकरेजमेंट था, प्रमोशन था कि मैं खान साहब के साथ बजाऊंगा। और अब्बा साहब के बाद उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब को गाना था, यानी दे वर ऑल ऑफ द सेम जनरेशन। अब्दुल करीम खान साहब, फैयाज खान साहब, उस्ताद अल्लादी खान साहब ये ज़्यादा सीनियर थे, केसर बाई, श्रीमती केसर बाई और मोघू बाई कुर्दीकर। तो कहने लगे, पंडित श्यामता प्रसाद जी ने कहा कि उस दिन का राग तिलक का आमोद खान साहब ने सरोद पर ऐसा बजाया और ऐसा माहौल बन गया कि अब्दुल करीम खान साहब जब स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो हाफिज़ का दिन है मेरे भाई का, आज इन्होंने ऐसा तिलक आमोद बजाया है कि मेरे कानों में बस गया है और मैं आज नहीं गा सकता, मैं कल गाऊंगा। अब ये बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा ऐसे अल्फाज अपने फेलो म्यूजिशियन के लिए उसके बाद तो शायद कभी मैंने सुना नहीं। इतने महान थे वो अब्दुल करीम खान साहब। और कई दफ़ा लोग तहज़ीबन फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस लोग कहते हैं जी मैं तोड़ा दास हूँ, गुलाम हूँ, ताबेदार हूँ, बट दे डोंट मीन एनीथिंग, ऐसा भी होता है। लेकिन ये एक एक शब्द खान साहब ने जो बोला और वो खड़े हो गए, कहते हैं आज मैं नहीं गा सकता, मैं कल गाऊंगा। तो ये म्यूचुअल एडमिरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स फॉर ईच अदर, ये इट्स वेरी रेयर, जो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। अब किराना घराना जो देर आर मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, ग्रेट मास्टर्स ऑफ किराना घराना, लेकिन अब्दुल करीम खान साहब एक ऐसे बुज़ुर्ग हुए, किराना घराने के ही थे, जिनके गाने से पंडित भीमसेन जोशी इंस्पायर हुए। और पंडित भीमसेन जोशी ने हज़ारों जगह अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो गुलजार साहब ने बनाई है उनके ऊपर, और जब जब उनको मौका मिला उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अब्दुल करीम खान साहब का रिकॉर्ड सुना उन्होंने, उनकी जो ठुमरियाँ थी, पिया बिन नाहिया बत चैन और भी कुछ गाने। कहते हैं पंडित भीमसेन जोशी जी कहने लगे कि मैंने रिकॉर्ड सुन के
ये कहा कि भाई गाना गाए तो ऐसा गाए। तो फिर वो पंडित जी शागिर्द हुए उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के शागिर्द, जिनको आज दुनिया सवाई गंधर्व के नाम से जानती है, लेकिन उनका असली नाम था पंडित कुंडगोलकर, उनका सरनेम था। तो उनसे गाना सीखा, फिर और लोगों से भी, उस्तादों से, हमारे पिताजी से भी। पंडित भीमसेन जोशी ने खुद कहा कि 2-3 साल वो ग्वालियर में रहे और हमारे पिताजी से सरोद घर में आकर गाना सीखते थे। और ख़ास बात उन्होंने ये कही, पंडित भीमसेन जोशी जी ने, कि राग पूरिया और राग मारवा का जो भेद है वो खान साहब ने ही समझाया। यानी ये 2 राग ऐसे हैं जो एक ही सुर के हैं, लेकिन उनको गाना बजाना इट्स ए वेरी बिग चैलेंज। मारवा रहे और पूरिया रहे। तो पिताजी, माय फादर पास्ड अवे in 1972 in Delhi, and his first death anniversary was observed, उनकी बरसी कलकत्ते में हुई। 17 days music festival, all the great masters of vocal music, instrumental music, dance, everybody performed. And I began the festival, being the son, so the most humble place is to begin the festival. जब भी म्यूज़िक फेस्टिवल्स प्लान होते थे तो यंग लोगों को पहले मौका दिया जाता था, और जो इनसिग्निफिकेंट आर्टिस्ट जिनको समझा जाता था उनको पहला नंबर उनसे ही इवनिंग शुरू करी जाती थी, या यंग टैलेंटेड स्टूडेंट को बिठाते थे। तो क्योंकि सभी हमारे मेहमान थे, दे वर ऑल आवर इन्वाइटीज़, ऑनर्ड इन्वाइटीज़, तो इसलिए पहला आइटम मैंने बजाया। और उस वक़्त 70s में एक तबला वादक थे उस्ताद लतीफ़ अहमद ख़ान साहब, दिल्ली के, वेरी यंग हैंडसम तबला प्लेयर। तो वो मेरे साथ उन्होंने तबला बजाया, और बाकी स्टॉलवर्स सभी थे। तो वो 17 डेज़ का फंक्शन हुआ। तो एक और मैं कहानी अपने अब्बा साहब की बताना चाहता हूँ। ही वॉज सो सिंपल एंड सो कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू द प्योरिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। 1960 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, और वो उस वक़्त हम लोग, we used to live in a rented place, we did not have car, तो टैक्सी में, I being the youngest son of my father, so he took me along to the President House, राष्ट्रपति भवन, और very grand ceremony took place, and there is a ritual that after the investiture ceremony, सारे all the awardees they come to Mughal Garden, वो एक टी पार्टी होती है। तो उस टी पार्टी में as a young boy I had the honor of meeting Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Radhakrishnan, Dr. Krishna Menon, Dr. Zakir Hussain. So many great leaders were there. तो अब्बा साहब यूज्ड टू वेयर टर्बन, पगड़ी, साफ़ा कहते थे उसको, साफ़ा बांधते थे, और वेरी ग्रैंड पर्सनालिटी, अचकन शेरवानी पहन के, चूड़ीदार पजामा। तो नेहरू साहब अब्बा के पास आए कि खान साहब आप खैरियत, आप ठीक तो हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? और मुझे मिलाया, and I had the honor of shaking hand with Mr. Jawaharlal Nehru, और he had a tremendous sense of humor, नेहरू साहब। अब्बा की तरफ देखा, कहले खान साहब बच्चे से कोई गुरु मंत्र तो नहीं छुपा रहे आप? तो अब्बा ने कहा नहीं, मैं सब कोशिश कर रहा हूँ इसको सब कुछ सिखाने की।
तो नेहरू साहब चले गए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। तो ये एक हिस्टोरिकल कहानी है। इसके बारे में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक फंक्शन में स्पीक मैके के 40 साल मनाए जा रहे थे, तो उस स्पीच में श्रीमद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि कैसे महान संगीतकार थे, महारथी संगीतकार, जिन्होंने जब राष्ट्रपति से मिले तो मांगा तो क्या मांगा, वो सारी कहानी इन्होंने बताई और कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा था ये। तो जब मैं मोदी साहब को मिला तो मैंने कहा, हुजूर आपने जो कहानी सुनाई थी वो मेरे पिताजी की कहानी थी। कहते नहीं नहीं मुझे मालूम है। एनीवे कहानी ये थी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने अब्बा को कहा, खान साहब आप कोई तकलीफ़ तो नहीं, आप बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी। ऐसे मौके पर जो आदमी किराए के घर में रहता है वो कहता है हमें एक सरकारी घर दे दीजिए, या जिसके पास गाड़ी नहीं होती वो कहता है गाड़ी दे दीजिए। हमारे पिताजी की दुनिया अलग थी। वो अपने इबादत में, अपने साधना में, अपने संगीत के सोच विचार में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे। तो हमारे अब्बा साहब कह रहे हैं कि नहीं, खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप राग दरबारी को बचाइए, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो रही है, लोग उसमें बड़ी लिबर्टी ले रहे हैं, जैसे मर्जी आए गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो बेचारे राष्ट्रपति जी घबरा गए, कह रहे कि खान साहब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड एज ए यंग बॉय कि अब्बा क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, उन्हें क्या पता दरबारी क्या है। फिर कहने लगे कि देखिए राजेंद्र बाबू, आप ये राग जो है मियाँ तानसेन ने बनाया था और अकबर के लिए उन्होंने गाया था, दरबारी कान्हड़ा कहते हैं इसको। और इसमें अगर आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, कि इसकी प्योरिटी बनी रहे, नहीं तो ये राग हिंदुस्तान से चला जाएगा। ही वॉज होपिंग एज इफ नेक्स्ट डे द प्रेसिडेंट विल पास ए रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट कि भाई सब लोग दरबारी ऐसी गाना ऐसी बजाना। ही वॉज सो इनोसेंट। तो वो बेचारे घबरा के राजेंद्र प्रसाद जी कहने लगे नहीं नहीं खान साहब मैं ज़रूर करूँगा, और कोई सेवा बताइए। वो पूछे जा रहे हैं कि कुछ सेवा बताइए, मैं क्या करूँ आपके लिए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि अब मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। ही वॉज अनअवेयर अबाउट द प्रोटोकॉल के यू कांट लीव बिफोर द प्रेसिडेंट, लेकिन वो चल पड़े और उनके पीछे पीछे मैं, और कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ने अब्बा साहब को रोका नहीं। और सीधे घर आए। वो घर आके मेरी माता जी को अपने पद्म भूषण की तो बात नहीं करी, और कहने लगे राजेंद्र बाबू ने वायदा करा है कि दरबारी की प्योरिटी सही रहेगी और ठीक रहेगी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये ऐसे लोग इस प्लेनेट पे आए, इस दुनिया में आए और सेवा करी और हम सबको आशीर्वाद दिया। और वो इतनी ऐसी जनरेशन के थे कि उनकी जवानी का स्रोत तो हम नहीं सुन पाए। हम कहानी है उनके बजाने की हमने सुनी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से। वो अब्बा को चचा कहते थे। उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, वो भी अब्बा को हमारे चचा कहते थे। उस्ताद विलायत खान साहब, वो भी अब्बा को चाचा ही कहते थे। तो ये लोगों ने हमें उनकी कहानियाँ बताई, कैसे जवानी में कैसे कैसे बजाया, और ब्रिटिश रूल रहते हुए हमारा संगीत कैसे कायम रहा, कैसे लोगों ने प्रिजर्व करा, कैसे उसको बचा के रखा। ये एक बहुत बड़ी खुदा की कुदरत है कि आज भी हम लोग राग यमन बजा रहे हैं, राग दरबारी गा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी खुदा की देन है। और हमारे फील्ड में हमेशा हर संगीतकार ने कहा है कि स्वर ही ईश्वर है। द म्यूजिक कनेक्ट ऑल ऑफ अस टू द गॉड। और म्यूजिक हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड। म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, लाइक flowers, air, water, fire, fragrance, colors, they don't belong to any religion. लेकिन हर मज़हब में एक साउंड का इस्तेमाल करा गया है। अल्लाहु अकबर, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा इजिप्ट में, बिकॉज जो अरबिक वर्ल्ड्स है और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है, इजिप्ट वगैरह में, यू नो दे आर ट्रेन्ड हाउ टू दिस कॉल ऑफ द प्रेयर। मुअज्जिन को जो अजान देते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि इट शुड बी सो अपीलिंग। और हमारे देश में मौलवी लोगों को शायद ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो आवाज़, वो जितनी अपीलिंग इन मुल्कों में होती है, लेकिन साउंड के ज़रिए आप देखिए भजन, कीर्तन, कव्वाली, हिम्स एंड कैरल्स, गुरुद्वारा में शबद, तो संगीत के ज़रिए और म्यूज़िक के ज़रिए ग्रुप सिंगिंग होती है, तो भगवान को याद करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन हमारे देश में म्यूज़िक इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। जैसे मैंने कहा कि स्वर ही ईश्वर है, तो म्यूज़िक के ज़रिए पीपल वर्शिप गॉड। और संगीतकारों को, शास्त्रीय संगीतकारों को हमारे देशवासी एक बहुत ही अच्छी निगाह से देखते हैं और बहुत ही इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं, क्योंकि ये साधना का काम है, इसमें आदमी को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। एक ऐसा वक्त था कि कलकत्ता में करीब 20-25 म्यूज़िक फेस्टिवल होते थे विंटर के टाइम। हर शहर में, बिहार में, यूपी में और ऑल ओवर द कंट्री काफ़ी फेस्टिवल होते थे। वो सब जब से टेलीविज़न आया तो उसकी फिर फेस्टिवल कम होते गए, बिकॉज नाउ यू कैन लिसन टू एवरीबॉडी इन योर बेडरूम, और आप लेटे रहें, बैठे रहें, खाना खा रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं तो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो सुनने के तरीक़े, देखने के तरीक़े बदल गए। एंड द यंगर जनरेशन इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उनको रेडीमेड माल मिला सीखने का, देखने का, सुनने का, थ्रू वीडियोज़, थ्रू सीडी, थ्रू रिकॉर्डिंग्स। हम लोग के घर में कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था। और उसके बाद जो बच्चे और बड़े हुए, वो मैंने एक ऐसा बच्चा देखा जो घर में माइक्रोफोन पर ही रियाज़ करता था, तो बड़ा टैलेंटेड है आज, उसका भी बहुत नाम है। तो ये टेक्निकल चीज़ों से, डिजिटल, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ यंगर जनरेशन को, और जिसकी वजह से आज आप देखिए कम से कम, if you start counting, there must be about 500 sarod players all over the world, and maybe 10,000 tabla players all over the world, 5,000 sitar players. So in every instrument, in every field, there are so many young, outstanding, talented young musicians. विदेशों का संगीत, उसमें भी बहुत सारे जॉनर्स हैं।
जैज़ म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, ओपेरा सिंगिंग है, ऑर्केस्ट्राइजेशन है, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े, एक कंपोज़र को बहुत बड़ी एक अहमियत दी जाती है विदेशों में। वेस्टर्न वर्ल्ड, they are very committed, very dedicated. They are amazing that they believe in notation. Once they write the music, it belongs to them. And it is very difficult to read while performing. I can't do that. I'm not trained that way because our music is called oral tradition. We improvise, we don't read and write music. In fact, in the Western music, there is a role of three people: the composer, the conductor, and the performer. But in our music, while playing, I play the role of three people. I am the composer, I am the conductor, and I am the performer. But I think somebody in the cosmic power is conducting me, because I receive messages which I transmit, I follow it and share with all of you. So, because we cannot present identical concert next day, that is our good point or bad point, whatever you may call it. But Beethoven symphony, Bach, Mozart, Handel, Tchaikovsky, I mean, whatever they wrote, whatever they composed, even today, all the orchestras of the world, they play. I was always interested to listen to symphony orchestras by Beethoven, by Mozart, by Bach, and I always admired this harmonization, counterpoint. Amazing. You know, every orchestra in America, every city, they have their own orchestra. Entire European world, Western world, and the musicians, they are employed, they are working with some company. New York Philharmonic Orchestra, Chicago Philharmonic Orchestra. So I got a invitation from Scottish Chamber Orchestra. They wanted me to compose a piece for 45 minutes. So, as I said, I can't write music. I don't know how to write music. So I visualized the orchestra, and I sang in a CD right from beginning to end, how to conclude. Then I found my British musician who wrote everything for me, whatever I visualized, and that is the first Sarod concerto in the history of Indian classical music, and I called it Samagam. It's a Hindi word. Samagam means confluence of two culture or various culture. So this Samagam orchestra, we performed in Scotland. There is an island called Orkney Island, I think, where they have the St. Magnus Festival. So first the premiere was in St. Magnus Festival, we performed there first. And then gradually Chicago Philharmonic Orchestra, British Philharmonia, and then recently on the UN Day, United Nations invited us to perform Samagam, and we were also remembering Mahatma Gandhi. Refugee Orchestra in New York
amazing. So they played Samagam, and Aman and Ayan, they were also playing with me. And then Moscow Symphony Orchestra, we were there in Russia, and a Chinese conductor, I can't pronounce properly their name. So now then France, National Orchestra of France, they also played in 7 different cities of France. So Samagam, people have appreciated, and now I have written the second orchestra also, and which will be premiered soon somewhere. Sarod is a Persian word which means music. Nagma, Tarannum, Musiqi. Sarud, that is the actual pronunciation, Sarud. Like sitar is also Persian word. Sahtar. And so there is some history behind it, and my forefathers, they used to play rabab, and they came from Afghanistan and settled in Central Asia. Rewa in Madhya Pradesh, one of my forefathers, he was in Lucknow also in Wajid Ali Shah's Darbar. Then finally, our family members, they were court musicians at Sindhia Darbar, Maharaja Sindhia in Gwalior, and my father was also court musician in Gwalior. You see, Gharana, our Gharana is called Senia Bangash Gharana. This Senia means that our music belonged to Swami Haridas ji, Mia Tansen. So people, so we are the humble representative of Mia Tansen, and that is why it is called Senia Gharana, Senia Binkar Gharana. So there are various gharanas like Jaipur Gharana, which was created by Ustad Alladi Khan Sahab. Kirana Gharana, as I said, Abdul Karim Khan Sahab, Ustad Wahid Khan Sahab. And then Gwalior Gharana, Pandit Krishna Rao Shankar Pandit. And then Banaras Gharana, Bade Ram Das ji, and many other great singers. So Gharana is an identity of music. And also Gharana, the name of Gharana or the other name, everything is limited. Gharana, you are just restricted yourself to certain way of singing. So, but one has to become versatile singer. There are versatile singers in our country today. They are very famous. So, some people have taken from all gharanas, and they have their own identity, and they have created their own world. So, in Indian classical music, the gharana system still continuing, but I think radio, All India Radio, became the guru for so many musicians, because by listening all the great masters through the radio, a lot of musicians became very complete, and they achieved a lot. In my journey, I was always very worried that I should never be the cause of humiliation of Indian classical music. So sense of proportion is most important for every musician. We all have tendency of prolonging a raga for whether there is a need or not, but there is most of us, we lose track of time, and we
keep on doing improvisation. But music is the name of quality, not quantity. Because great musicians, they became famous with that 3 minutes recording, 78 RPM. And I'm very happy that even today, there is a large youngsters listening to Indian classical music. But naturally, they are not interested in every musician. It's very natural that the world chose only Pandit Ravi Shankar as a sitar player. But there are so many other great sitar players in our country. There are so many. But people are very choosy, and especially the Indian audience, they take time to accept any musician. You can't impose musician on the public. But I am happy that there are so many young musicians among the generation of Aman and Ayan. There are so many young talented musicians. But in this pandemic situation, because the schools were shut, so my grandchildren, Ayan's twin boys, Abir and Zohan, they started playing sarod. So I'm very happy about it. There are so many negative points about pandemic, coronavirus, COVID-19. But Abir and Zohan, because they are not going to school, they could play sarod, and Ayan gave a lot of time to them. And so I think every school should encourage creative, talented children, whether they are a singer or they are instrumentalist. Their creativity should not be suppressed. This is my humble appeal to every school, that please encourage the creative children. And I am very happy that music has become a therapy. All the medical world, they have realized the impact and effect of appealing music. Plants grow faster, cattle give more milk, and because in our Indian classical music, so much spirituality is involved. So to receive the positive effect of music, you have to listen to it with full concentration. Maybe for 5 minutes, for 10 minutes. People listen to music in various situations, while reading book, while cooking food, and in a gym. But if you want to receive the positive effect of music, you have to give full concentration. More than improvisation, our music, the most essential point is our slides and glides. So slide and glides, they are only Indian classical music. The slides, हम लोग हिंदी में उसे मींड कहते हैं. That aspect is not anywhere in the world. Western music is approached different, because they can't write meaned and slides and glides. So there is no meaned, no slides and glides in Western classical music. But I admire whatever they have, and they admire our music because of they get peace, they get shanti, सुकून मिलता है उनको. Da re na ri ra ra na na ri a ra ra na. तो ऐसे ही हमारे म्यूज़िक में भी बहुत सारे किस्म हैं गाने बजाने की. ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी है, दादरा है.
And the folk music. Folk music, you must have heard, I often play Vaishnav Janato and Ramdhun and Bhatyali, Ekla Chalore, Rabindra Sangeet. So everything is possible, and I have great regards for our folk music because every region can be introduced with the melody of their music, whether it is Rajasthan or Gujarat or Himachal or Punjab. So God has, it's a precious gift of God, music. A line of melody can introduce the state, the region. So we must encourage, we must try to understand the depth of music.